जैसा कि आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी 18 साल पहले शुरू कर दी थी, तो उस टाइम पे तो आपकी एज काफ़ी कम रही होगी। जिस चीज़ ने मुझे बहुत मदद की वो मेरे अपने थॉट्स में जो क्लैरिटी थी कि मैं क्या चाहती हूँ जीवन से, उस कीचड़ के अंदर होते हुए, लेकिन लोटस उससे ऊपर रहता है। इनफैक्ट उसकी एक भी बूंद भी लोटस के पेटल्स पे नहीं रहती है, वो बिल्कुल चली जाती है। अब कॉन्शियसनेस बियॉन्ड यही है कि सिचुएशंस में रहते हुए लेकिन हम इतनी ऊंची स्थिति बना कर रहे, इतनी ऊंची अवेयरनेस में जिए कि बातें होते हुए लेकिन वो हमारी कॉन्शियसनेस को इफ़ेक्ट ना करें। प्रेजेंट में हमसे एनर्जीज जा रही हैं, यदि वो पावरफुल हैं, वो पीसफुल हैं, वो प्योर हैं, वो निस्वार्थ हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो राइट एनर्जीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि आगे हमारी जो सिचुएशंस क्रिएट होंगी वो सही हों। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं रेडियो अड्डा और मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। और जैसा कि हर बार एक पॉडकास्ट हमारा होता है और हर एपिसोड में कोई न कोई नई हस्ती होती है, लेकिन आज हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने वाले हैं जहां पे आप अपने दिमाग को शांत रखकर बहुत गहरी एक चिंतन में जाने वाले हैं, जहां पे आपको वो सारी बातें सुनने को मिलेगी जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में है एक स्पिरिचुअल ऑथर बीके ऋतु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। कैसा लग रहा है आपको आज का दिन? बहुत ही सुंदर, क्योंकि हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की तरफ सिर्फ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा शायद कर रहे हैं जिससे बहुतों के जीवन पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस थॉट को लेकर जब हम शुरू कर रहे हैं तो आई थिंक आई एम श्योर ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा और एक बहुत अच्छे दिन की शुरुआत होगी। जैसे कि आपने शुरू में कहा ओम शांति, हम ओम शांति का जो उच्चारण है ये कब कब करते हैं? जी, एक्चुअली ओम शांति एक रिमाइंडर है टू आवर सेल्व्स कि मैं कौन हूँ। जैसे ओम मीनिंग अहम आत्मा और मैं कैसी हूँ, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। तो कई बार क्या होता है, हम सारे दिन में बहुत कुछ करते हुए लेकिन अपनी अवेयरनेस को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ओरिजिनली क्या हैं, कौन है और कैसे हैं। तो ये एक रिमाइंडर जैसे है। तो आप जितनी भी बार अपने आप से ये कहें इट्स गुड, क्योंकि हम अपने को अपनी उस यथार्थ अवेयरनेस में स्थित होकर, शांति की उस फीलिंग में स्थित होकर और फिर कोई कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले जब हम बस बैठे हैं तो हम अपने आप से ही कहें कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह से आप जितनी बार दिन में ये कहेंगे, आई थिंक हम उस शांति को अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और काफ़ी सालों से आप आध्यात्मिक जर्नी से जुड़ी रही हैं, तो ये कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई? और 18 साल आपने ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़कर काम किया, उनको सेवाएं प्रदान करी, और आपका अनुभव और आपने वहाँ से क्या सीखा? जी, एक्चुअली मैं यूजुअली सभी से कहती हूँ दैट आई एम अ योगी बाय चांस। जैसे मैं जब पढ़ाई कर रही थी, डेफिनेटली अगर हम 18 साल पहले की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी को लेकर इतना ज़्यादा मतलब लोगों में अवेयरनेस नहीं था। जानते थे, लोग बात करते थे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लेकिन इतना इंक्लिनेशन नहीं था। और मेरा भी कुछ ऐसे ही था, टीनेज या यूथ में कोई ऐसी इंक्लिनेशन नहीं था कि हाँ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है या धर्म से जुड़ना है, ऐसा कोई इंक्लिनेशन नहीं था। बट कहीं ना कहीं जैसे अंदर में ना एक था कि सेवा ज़रूर करनी थी मुझे। तो जैसे कोई ऑर्फनेज हो गया या फिर ओल्ड एज होम हो गया, तो वहाँ पे जाके सेवाएं देने का बहुत मुझे रहता था। तो उस तरीके से ना सेवा करने का जो भाव था उसने मुझे कहीं ना कहीं फिर आध्यात्म से जोड़ा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जहाँ हम देने की बात करते हैं, हम निस्वार्थ भाव से तभी दे पाते हैं जब हमारे अंदर भरपूरता हो। तो इस तरह से जैसे ना एक ट्रिस्ट कहेंगे स्पिरिचुअलिटी के साथ कि बस हो गया, और फिर उस यात्रा जब चलना शुरू किया उस यात्रा पर, तो आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अंदर से इतना भरपूर होते जा रही हूँ कि फिर कहीं ये लगा ही नहीं कि मुड़ के वापस कुछ और देखना है। तो दैट्स हाउ द जर्नी हैपेंड।
जैसा कि आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी 18 साल पहले शुरू कर दी थी, तो उस टाइम पे तो आपकी एज काफ़ी कम रही होगी। तो आपके परिवार और आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था कि इस एज में ये अध्यात्म की ओर क्यों बढ़ रही है? जी, एक्चुअली हम कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं तो थोड़ा सा तो आसपास में हमारे जो अपने लोग होते हैं वो थोड़ा कंसर्न तो रहते ही हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी फैमिली है, सबको ये लगता था कि ये कुछ अलग कर रही है और थोड़ी सी चिंता तो उन्हें होती है, क्योंकि एक रेगुलर लाइफ जैसे लोग जिनसे समझते हैं कि रेगुलर लाइफ, तो उस तरीके से अगर ना हो तो उन्हें थोड़ी सी चिंता होती है। लेकिन आई थिंक जिस चीज़ ने मुझे बहुत मदद की वो मेरे अपने थॉट्स में जो क्लैरिटी थी कि मैं क्या चाहती हूँ जीवन से, और उसकी तरफ बढ़ते हुए जो मैं अपने लाइफ में फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस कर रही थी, आई थिंक उस फुलफिलमेंट ने, उस कंफर्ट ने, उस खुशी ने जो है मेरे आसपास सभी को कन्विंस कर दिया कि ये जो कर रही है इसमें इसकी खुशी है, और शायद अगर हम इसको कुछ और पुश भी करें तो शायद ये उतनी खुश नहीं रह पाएगी। और कहीं ना कहीं वो इनर कॉलिंग जो होती है ना, वो समझ गए थे कि इसकी यही इनर कॉलिंग है। तो जब उन्होंने मुझे वो खुश रहते हुए देखा, खुशी से अपने जीवन को बिताते हुए देखा, तो फिर उन्हें कन्विंस करने की मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। और दूसरी बात ये होती है, कई बार जब आध्यात्मिकता की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे आसपास लोगों को लगता है कि हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वो एक चिंता होती है, जैसे एज पेरेंट्स उन्हें लगता है कि ये हमसे अलग ना हो जाए, हमसे दूर ना हो जाए। लेकिन मैंने जहाँ तक ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान को समझा, मैं ज्ञान में आने के बाद इनफैक्ट उनसे काफ़ी क्लोज हो गई। जैसे घर की कोई ऐसी परिस्थिति हुई, कोई सिचुएशन हुई, तो ये नहीं कि हम अपने को डिटैच कर लें। डिटैच होना मीनिंग, हाँ, हम मन बुद्धि से इतना डिटैच उस सिचुएशन से हो जाएं कि वो सिचुएशन हमारे मन की स्थिति को इफ़ेक्ट ना करे, लेकिन ये नहीं कि हम अपने लोगों से डिटैच हो जाएं। अच्छा। तो ये एक बात जो मैंने ब्रह्मा कुमारी से सीखी, और जितना भी अपनी कैपेसिटी में मैं अपने जीवन में उसे ला पाई, तो वो जब मेरे फैमिली वालों ने देखा कि हमसे दूर नहीं हो रही, लेकिन किसी सिचुएशन में शायद अपने को थोड़ा बेटर हैंडल कर पा रही है, तो उस चीज़ ने भी उन्हें कन्विंस किया कि नहीं, ये सही रास्ते पर चल रही है और ये अपने जीवन को और ही बेहतर बना रही है। तो ये जब उन्होंने देखा, आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा उसके बाद एफर्ट नहीं करना पड़ा उन्हें कन्विंस करने का। तो क्या जैसे कि लोग वैराग ले लेते हैं, घर से दूरी बना लेते हैं, परिवार वालों से मिलते नहीं हैं, तो ऐसा ब्रह्मा कुमारीज़ में रहते हुए है, या फिर आप शादियां कर सकते हैं, या आप परिवार के साथ रहते हुए भी ब्रह्मा कुमारीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं? जी, देखिए, जैसे सेंटर पे जो डेडिकेटेड सिस्टर्स होते हैं, उनका वो जैसे सरेंडर जीवन जीते हैं, तो वो क्योंकि विश्व की सेवा अर्थ अपना जीवन देते हैं, तो फिर वो जो है गृहस्थ लाइफ में नहीं जाते, वो सेंटर पर रहकर सेवा देते हैं। अच्छा। लेकिन अगर मैं आपसे ब्रह्मा कुमारीज़ की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड अराउंड में 45,000 सिस्टर्स आई थिंक होंगे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो डेडिकेटेड रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन मोर देन 15 लाख पीपल हैं जो अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आध्यात्म को अपने जीवन में लाते और अपने जीवन को एक दिशा देते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस से ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर और वैराग्य की तरफ, मीनिंग हमें अपनों से वैराग्य नहीं, लेकिन जो दुनिया में जो नेगेटिविटीज़ हैं उनसे वैराग्य, दुनिया में जो एक कमी की फीलिंग है, लोनलीनेस है, गुस्सा है, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे वैराग्य लेते हुए फिर आप देखेंगे कि हम अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ और बेहतर तरीके से रह सकते हैं। क्योंकि जितना हम इन नेगेटिविटीज़ में गिरे हुए हैं, सपोज़ मैं आज सुबह उठती हूँ और मैं अपने ही कुछ नेगेटिव थॉट को लेकर, कुछ परसेप्शंस को लेकर कुछ सोच रही हूँ। अब ऐसी स्थिति में यदि कोई मुझसे कुछ कहता है, इम्मीडिएटली मैं उनको रिएक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे मन की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को उस नेगेटिविटी से ऊपर उठाती हूँ, तो मेरे आसपास जो लोग हैं उनसे मेरा कनेक्ट भी बेटर हो जाता है। तो ये नहीं कि हम अपने परिवार से अलग हो जाएं या अपने कार्य से अलग हो जाएं, सब कुछ करते हुए लेकिन अपनी उस अवेयरनेस में कि मैं कौन, मैं हूँ ही वो प्योर लविंग पीसफुल बीइंग। उस अवेयरनेस के साथ हम अपने सारे
जो भी हमारा कार्य है, जो हमारे रिलेशंस हैं, उनको हम वैसे निभाएं। तो ये मैंने ब्रह्मा कुमारी से सीखा। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, हाँ, कुछ नेगेटिविटीज़ को अगर हम छोड़ते हैं तो शायद लाइफ अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो सभी धर्मों में कहा गया है कि आप बुरी संगतों में ना पड़े जी, और वही चीज़ें हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपकी 2 बुक्स हैं जो अमेज़ॉन पे अभी अवेलेबल हैं। एक है कॉन्शियसनेस बियॉन्ड और जो दूसरा है कॉन्शियस लिविंग। जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में या स्कूल में थी, मुझे कभी बुक रीडिंग का बहुत शौक़ नहीं था। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था, अच्छा मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी। जैसे कई लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक सजेस्ट करते थे, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी। शायद 5 पेजेस 7 पेजेस पढ़े और फिर वो बुक साइड पे रह जाती थी। मैं मतलब अपना जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती थी उस समय पर, जैसे आई यूज्ड टू बी इन स्पोर्ट्स, तो मुझे स्पोर्ट्स, डांस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उनसे कनेक्ट कर पाती थी। लेकिन थोड़ा आगे लाइफ में बढ़ते हुए मैंने जैसे थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी अपना झुकाव था मेरा। तो एक बार मैं ऐसी बुक स्टोर में चल रही थी और मैं बस देख रही थी बुक्स को, क्योंकि लोग कहते हैं ना बुक्स पढ़ना अच्छी चीज़ होती है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैं बुक स्टोर में चल रही थी और मैं बस देख रही थी कि कौन सी ऐसी बुक है जिससे मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। और वहाँ पर चलते हुए एक बुक मैंने पिकअप की थी जो थी स्टिलनेस स्पीक्स। वो मेरी पहली बुक थी जो मैंने कंप्लीट की। और वो बुक जो है उसने, मैंने देखा कि मेरे लाइफ में उससे बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुआ, इन द सेंस कि उस बुक में जो गहराई है, उस बुक में जो बातें हैं, वो मैं अपने जीवन में ला पाई। अब कहीं ना कहीं वो एक इंसिडेंट ने मुझे इंस्पायर किया कि जैसे उस बुक ने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी वैल्यू ऐड की या मुझे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प किया, ऐसे हो सकता है कि और लोगों को ऐसी किताबों से मदद मिले। तो उस थॉट से मैंने कहीं ना कहीं बुक लिखना शुरू किया। और जैसे आप देखेंगे ना दिलीप जी, जैसे हम बुक रीड करते भी हैं तो इट्स लाइक अ मी टाइम। हमें वो एकदम अपने साथ समय बिताना या वो मिल जाता है, एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है जब हम बहुत सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर हम बिल्कुल उस बुक की गहराई में चले जाते हैं। तो अगर सोचिए, बुक पढ़ने में हम इतना डीप अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, तो जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ पे तो हमें बहुत कुछ सोचना भी होता है, हमें अपने जीवन के अनुभवों को भी सामने लाकर उन बातों को रखना होता है। तो जैसे वो टाइम जो होता है ना, जब मैं बुक लिखना शुरू करती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है बस मतलब ना, जैसे अपने से बिल्कुल कनेक्टेड, अपनी उन गुणों और शक्तियों से हम बिल्कुल कनेक्टेड, और वही गुण और शक्तियाँ हम और निखार के ला सकते हैं जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी को अपने जीवन में लाते हैं, जैसे बुक लिखना। तो कॉन्शियस लिविंग ये टॉपिक ही, जैसे जो पहली बुक मेरी रही है कॉन्शियस लिविंग, वो है कि हम कैसे अपने जीवन में संकल्पों में जीने की जगह, है ना, आज हम बहुत ज़्यादा संकल्पों में जीते हैं। संकल्पों में जीना मीनिंग हम लाइफ की स्टोरी सिचुएशंस में ही उलझे रहते हैं। किसी ने कुछ कहा, कोई परिस्थिति, कोई बात, सारा दिन कुछ ना कुछ यहाँ चलते रहता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं ना, ऑलमोस्ट 45,000 65,000 थॉट्स अ डे, विच मीन्स एवरी 1 or 2 seconds एक थॉट होता है। हम अवेयर भी नहीं होते, हम बात भी कर रहे होते हैं, हम कुछ कार्य भी कर रहे होते हैं, हम खाना भी बना रहे हैं, हम ऑफिस का भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। सो कॉन्शियस लिविंग बेसिकली इज़ अवेयर लिविंग। हम जो कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा कंप्लीट अटेंशन, एनर्जी उस कॉन्वर्जेशन पर, ये है कॉन्शियस लिविंग। तो जो भी हम कर रहे हैं वो उस अवेयरनेस के साथ, उस मोमेंट में रहते हुए और अपना पूरा 100% देते हुए हर पल को जिए। तो ये है कॉन्शियस लिविंग। वाह, बहुत बढ़िया बात आपने कही। लोग सही बात है, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग बात तो कर रहे होते हैं लेकिन होते कहीं और हैं जी। ये आपकी बुक पढ़ के लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और दूसरी बुक जो है कॉन्शियसनेस बियॉन्ड, जी, इसमें क्या है? जी, ये जो है इस सीरीज़ की नेक्स्ट बुक, एक नेक्स्ट लेवल आप जिसे कहेंगे। एक तो है हम अवेयरनेस में, अभी इस मोमेंट में एक राइट अवेयरनेस के साथ अपने जीवन को जिए, और सेकंड है हम उससे भी एक ऊंची स्थिति बनाएं जहाँ पे यहाँ की कॉन्शियसनेस से एक बहुत ऊपर बियॉन्ड वाली कॉन्शियसनेस। कई बार आप देखेंगे जैसे कोई सिचुएशन है, कोई बात ऐसी हो जाती है लाइफ में, तो हम बहुत ही ज़्यादा इंटेंगल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोटस को देखेंगे तो लोटस जो है
वो कीचड़ में रहते हुए उसका सारा जो स्टेम, उसके पत्ते, सब कुछ उस कीचड़ के अंदर होते हुए, लेकिन लोटस उससे ऊपर रहता है। इनफैक्ट उसकी एक भी बूंद भी लोटस के पेटल्स पे नहीं रहती है, वो बिल्कुल चली जाती है। अब कॉन्शियसनेस बियॉन्ड यही है कि सिचुएशंस में रहते हुए लेकिन हम इतनी ऊंची स्थिति बनाकर रहे, इतनी ऊंची अवेयरनेस में जिए कि बातें होते हुए लेकिन वो हमारी कॉन्शियसनेस को इफ़ेक्ट ना करें। जैसा कि आपने 15 साल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को दिया है, आपको HR एशियन लीडरशिप अवार्ड भी मिला 2017 में, थोड़ा उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और इमीडिएटली मैं आध्यात्मिकता से भी जुड़ गई। तो उस समय पे मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा करियर परस्यू करूं जहां पे मैं औरों को भी बहुत कुछ दे पाऊं। अपने करियर में आगे बढ़ने के साथ साथ मैं औरों को भी कुछ एम्पावर कर पाऊं, ये मेरा थॉट था। और वहाँ से मैंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो शुरू की। फिर मैंने MBA किया HR में, ताकि मैं और भी ट्रेनिंग की फील्ड में अपने स्किल्स को डेवलप कर सकूं। और फिर मैंने ट्रेनिंग का जॉब पिकअप किया। तो मैंने ये देखा कि क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड थी इस सेवा से, जैसे इसको मैं सेवा ही कहूँगी, करियर भी ना कहते हुए मैं कहूँगी एक सेवा ही है, जहाँ पे हम औरों को उनके स्किल्स, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड पर और भी कैसे वो अपग्रेड कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ये हम उन्हें ट्रेन करते हैं। तो जब उस फील्ड को मैंने चूज़ किया, मैंने देखा मुझे जॉब नहीं लगती थी, बिकॉज आई यूज़ टू लव व्हाट आई यूज़ टू डू। तो जैसे एक पैशन ही आप कहेंगे, जैसे मैं आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू कि कब जाना है, कब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने हैं, एंड इट यूज़ टू बी सो मच फन, क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं जब हम वो चीज़ें करते हैं जो हमारे कोर पर्पस से जुड़ी होती हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम उसमें अपना 100% दे पाते हैं। तो जो भी थोड़ी सफलता मैंने अपने करियर में देखी, जो पाई, वो मुझे लगता है उसका आधार यही था कि मैं अपनी कॉलिंग को समझ पाई कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैं अपने करियर को उसी कॉलिंग से जोड़ पाई। तो वो जर्नी जो है, कई बार ऐसे होता है कॉर्पोरेट्स में हमें टारगेट्स भी बहुत हाई होते हैं, कई बार वर्क भी बहुत ज़्यादा, वर्कलोड भी होता है, ट्रैवल भी बहुत होता है, लेकिन वो सब करते हुए हम तब सस्टेन कर पाते हैं उस जर्नी को। और ना सिर्फ सस्टेन करना, लेकिन एक थ्राइव करने के मूड में हम तब आ जाते हैं जब हम उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। तो ये एक मैंने अपनी जर्नी में समझा कि अपनी कॉलिंग को समझना, हम क्या चाहते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत अपना 100% देने के लिए बहुत आसान हो जाती है। तो उस चीज़ को जब हम समझ लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम 100% अपने हर चीज़ को दे पाते हैं, अपने वर्क को, अपने करियर को भी हम 100% दे पाते हैं। क्या आपको लगा कि आपने जो जीवन चुना है, जो रास्ता आपने चुना है, उसके दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी? क्या कभी आपको रिग्रेट हुआ कि मेरी ज़िंदगी पहले वाली ज़्यादा बेहतर थी? देखिए, अगर हम कठिनाइयों की बात करें, डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस की बात करें, तो आई थिंक आज अगर मैं अपने आसपास देखूं तो शायद ही कोई ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस नहीं है। हम सब किसी ना किसी तरीके से लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पे कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये समझा है कि आध्यात्मिकता क्या करती है कि उन्हीं चैलेंजेस में रहते हुए, उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल करते हुए हम अपने को बहुत स्टेबल रख पाते हैं। और अगर मैं ये कर पाती हूँ तो फिर तो आई हैव नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग, है ना। क्योंकि जैसे हम देखेंगे रिलेशनशिप्स में कई बार इश्यूज़ आ जाते हैं, फाइनेंशियल आ जाते हैं, करियर में हम जैसा ग्रो करना चाहते हैं वैसे नहीं कर पाते हैं। ये सारी बातें तो हमेशा जीवन में आती जाती रहेंगी, प्लस माइनस, उतार चढ़ाव, ये तो जीवन का जैसे हिस्सा है। लेकिन इसी जीवन में रहते हुए क्या मैं अपने को बहुत ठीक रख सकती हूँ, क्या मैं अपने को स्टेबल रख सकती हूँ, अगर ये मैंने सीख लिया तो फिर रिग्रेट का तो फिर हमें कोई सवाल ही नहीं आता। यू आर सो हैप्पी और सो स्टेबल एंड यू आर सो फुल इनसाइड। आप अंदर में इतनी भरपूरता को अनुभव कर रहे हैं कि कोई कमी या रिग्रेट तो फिर आता ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो आप कितना बिलीव करती हैं और दूसरों को क्या सजेस्ट करते हैं? जी, देखिए, जैसे एक गुफा होती है, गुफा में हम जो भी कहते हैं वो 10 टाइम्स होकर, जैसे मैंने अगर एक गुफा में जाकर कहा ऋतु, तो वो ऋतु 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 वो वापस आएगा। अब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन यही है, जो एनर्जी मुझसे जा रही है वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो
यूनिवर्स उसको पिकअप करता है और वही हमारे पास जो है रिटर्न होके आती है। अब अगर हम कहें एनर्जी जो हमसे क्रिएट हो रही है वही हम अवेयर नहीं है और फिर हमें लगता है कि हमारी लाइफ की सिचुएशन में ऐसा क्यों हो रहा है या ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। जब हम ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं तो जब हम ये समझ लेते हैं कि लाइफ की सिचुएशंस या लोग जिनसे हम रूबरू होते हैं उनका आधार ही है जो एनर्जी हमसे जा रही है, तो हमारी लाइफ के जो भी बातें हैं अगर हम उनमें कुछ अलग चाहते हैं, हम लाइफ के सिचुएशंस या एक्सपीरियंसेस में कुछ अलग चाहते हैं, तो सबसे पहला आधार है उसका हम अपनी एनर्जीज़ पे काम करना शुरू करें, क्योंकि लाइफ में वही एनर्जी हमारे लाइफ के सिचुएशंस को क्रिएट करें। सो हाउ कैन आई वर्क अपॉन माई एनर्जीज़, हम अपनी एनर्जीज़ को इतना प्योर, इतना पॉजिटिव बनाएं कि ऑटोमेटिकली वो एनर्जी रेडिएट होती है, यूनिवर्स वही एनर्जीज़ को रिस्पॉन्ड करके राइट सिचुएशंस, राइट लोगों को हमारे लिए अपने आप क्रिएट करने लग जाता है। तो मैनिफेस्टेशन इज़ बेसिकली हमसे जो एनर्जी जा रही है वही एनर्जी हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हम मैनिफेस्ट करें। तो एक तरीका है कि हम एक एक सिचुएशन या एक एक एस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करें। जैसे हम जो जीवन में चाहते हैं हमने उसको मैनिफेस्ट किया, हमने उसे विजुअलाइज किया, हमने उसे क्रिएट किया, मेंटल इमेजरी बनाई और वैसा हमें लाइफ में हमने कॉन्शियसली क्रिएट किया। एक है हम अपने जीवन को ही एक राइट तरीके से जीना शुरू करें, एक राइट एनर्जी कॉन्स्टेंटली रेडिएट करें, फिर हमें एक एक एस्पेक्ट पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो सिचुएशंस, वो लोग हमारे जीवन में लाएंगे जो हमारे लिए सही है। कई बार हम कॉन्शियसली जब किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, अच्छा मुझे ये चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया कि हमें ये घर लेना है, अब मैं उसे मैनिफेस्ट करना शुरू करती हूँ, मैंने उसकी मेंटल इमेजरी बनाई। एक्चुअली मेंटल इमेजरी भी क्या होती है, जो थॉट हम क्रिएट करते हैं वो इमेजरी हमने बनाई और वो थॉट एनर्जी जो है वो भी एक तरीके से उस चीज़ को हमारे लिए अट्रैक्ट करती है। तो हो सकता है जो चॉइस मैंने अपने जीवन में की है कि मुझे ये चाहिए है, वो हो सकता है मेरे लिए ना भी अच्छा हो, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हमने कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ली लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम राइट एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वही मैनिफेस्ट होता है जो हमारे लिए सही होगा। यूनिवर्स हमारे लिए वही क्रिएट करेगा जो हमारे लिए राइट है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट कहीं ना कहीं आई वुड ऐड अनदर टर्म टू मैनिफेस्टेशन, वो है सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन। ये नहीं कि मैं यही चाहती हूँ या ऐसे ही चाहती हूँ, लेकिन सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन मीनिंग राइट थॉट प्रोसेसेस, राइट एनर्जी, और उससे जो मेरे जीवन में आ रहा है वो राइट मैनिफेस्ट करना, ये है सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन। यू गिव इन टू द यूनिवर्स एंड से आप जो चाहें, चाहे हम उसे यूनिवर्स कहें, चाहे उसे हम सुप्रीम कहें या कोई वो शक्ति कहें, जो भी हम उस हायर पावर को जैसे भी हम मानते हैं, हम बस उसे सरेंडर कर दें और ये कहें कि जो आपको मेरे लिए सही लगता है वो मेरे लिए क्रिएट हो, और हम उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करें। जैसे ही हमने उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू किया, आप देखेंगे नेचुरली हमारे जीवन के जो रास्ते हैं वो सहज होना और सही होना शुरू हो जाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया बात। आप बैकले इंस्टीट्यूट ऑफ वेलबींग कैलिफोर्निया से आपने वेलनेस कोच की ट्रेनिंग ली है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ का शेयर करें। जी, ये कोर्स मैंने इसलिए पिकअप किया क्योंकि आध्यात्मिकता हमें सिखाती है दैट आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, ये हम हैं। लेकिन हम आसपास जब देखते हैं तो कई बार ये रियलाइज़ करते हैं कि लोगों के लिए हैप्पीनेस एक फ्लीटिंग एक्सपीरियंस होता है। अभी अभी खुश हैं, किसी ने ज़रा सा कुछ कह दिया, बिल्कुल खुशी गायब। हम रास्ते में जा रहे हैं, सपोज़ मैंने एक बहुत अच्छी नई वाली गाड़ी ली, बहुत अच्छी कार मैंने ली है, और कहीं ना कहीं वो खुशी है दैट आई हैव बॉट माई ड्रीम कार। अब उस रास्ते में चलते हुए अगर गाड़ी को किसी ने थोड़ा सा डैश कर दिया, थोड़ा सा उस पर डेंट आ गया, तो होता ये है कि गाड़ी को नहीं डेंट आता है, हमारे पर ही डेंट आ जाता है, और हमारी सारी खुशी जो हमने सोचा था उस गाड़ी से हमें मिलने वाली है वो गायब हो जाती है, राइट। तो खुशी को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि खुशी जो है वो बाह्य चीज़ों से जब हम सीख करते हैं तो वो स्थायी खुशी नहीं मिल सकती, है
है ना, तो स्थायी खुशी को हम अपने जीवन में कैसे बनाएं, तो वो हम तब कर पाएंगे जब हम खुशी का जो सोर्स है उससे कनेक्ट हो, जो मैं हूँ, आई एम अ हैप्पी बीइंग। जब हम इस स्टेट ऑफ अवेयरनेस से ऑपरेट करते हैं तो बाह्य सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे मेरे अनुसार हो या ना हो, लेकिन आई एम ओके। क्यों? बिकॉज आई एम सीकिंग हैप्पीनेस वेयर इट एग्जिस्ट। तो इस थॉट से कहीं ना कहीं मैंने हैप्पीनेस में और भी स्टडी करना शुरू किया। बिकॉज हम देखते हैं ना, हम किसी से पूछें कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, यूजुअली हम बहुत कुछ कर भी रहे हैं, हम करियर में सक्सेस चाहते हैं, हम फाइनेंशियली बहुत ग्रो करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो वो करके भी उन्हें क्या मिलता है? तो लोग कहेंगे खुशी। तो हम कहीं ना कहीं सीख कर रहे हैं खुशी, लेकिन जितना जितना हम सीख कर रहे हैं खुशी, हम चाहते हैं खुशी, हम देखते हैं लोगों के जीवन में खुशी और ही धीरे 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 शायद कम होती जा रही है। तो सही तरीका क्या है खुशी को अपने जीवन में सदा बनाए रखना? इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिसर्च भी हमने किया। जैसे ये कोर्स करते हुए ये प्रोग्राम जब परस्यू किया, तो बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी हमने देखी जहाँ पर खुशी का जो आधार है वो क्या है, जिससे हमें स्थायी खुशी बनाए रख सकें। तो आध्यात्मिकता और साइंस को जब हम मिलाते हैं तो वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन हो जाता है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर दिस कोर्स हेल्प मी कि मैं कैसे लोगों को और उनकी जर्नी में और खुशी और सुकून को अनुभव करने का जो तरीका है वो हम कैसे डेवलप कर सकें, उस थॉट से कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम मैंने शुरू किया। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट सेंस। आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी रही है वो शुरू कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुआ, कौन मिला आपको सबसे शुरू में कि जिसने आपको मोटिवेट किया और इंस्पायर किया है और आप इस जर्नी पे आगे बढ़ी? जी, एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना कि मुझे सेवा का हमेशा ही बहुत अंदर से एक था कि लोगों की सेवा करना, कुछ भी ऐसा करना जिससे हम औरों को कुछ दे पाएँ। बस यही एक क्वालिटी थी जिसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझ में थी। और फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी, हमारे कुछ प्रोफेसर्स भी थे जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे। तो उनको मैंने देखा कि वो जब भी किसी से मिलते थे तो वो कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा ही देते थे। जैसे कोई अपसेट है, स्टूडेंट की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो हम जाके उनसे बात करते थे, क्योंकि जब उनसे बात करते थे तो हमें लगता था कि हाँ ठीक है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, हम अंदर से ठीक फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, हम एक स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ कुछ ऐसा है जो हम औरों के लिए कर सकते हैं। और यहाँ से मेरी स्पिरिचुअल एक सीकिंग जो जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी को सीख करने की जो एक जर्नी है वो शुरू हुई कि कैसे हम स्थूल चीज़ें दें, है ना, हम बहुत कुछ देते हैं, हम डोनेशंस भी करें, सब कुछ करें, वो करते हुए क्या ऐसा है जो हम दें जिससे लोगों को अपने जीवन में उस खुशी को और उस शांति को अनुभव करने में मदद मिले, वो स्टेबिलिटी अनुभव करने में मदद मिले। तो कहीं ना कहीं वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। लेकिन ये करने के लिए एक बात जो मैंने ज़रूरी समझी कि हम देना चाहते हैं, हम औरों को वो कंफर्ट, वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर मैं यहाँ से नीचे उतरती हूँ, इस अपार्टमेंट से नीचे गई, थोड़ा सा और आगे गई, एक छोटी बच्ची मुझसे मिलती, कहती दीदी 2 रुपया दे दो। वॉट वुड आई डू? मैंने अपने पर्स में देखा, अच्छा मेरे पास 5 है, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 की ज़रूरत है, मैंने उन्हें 2 दे दिया। लेकिन वो 2 कब दे पाई? जब 5 थे। अगर 5 नहीं है तो मैं 2 कभी नहीं दे पाऊँगी। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाता है कि हम अपने को इतना भरपूर करें, इतना अपने में संपन्न रहें कि फिर हम औरों को दे पाएँ। अगर मैं ही अंदर से खाली हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, तो ना चाहते हुए भी हम आसपास के लोगों को वही दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने फैमिली को बहुत खुशी देना, आज हम बहुत कुछ करें ताकि हम अपने फैमिली को बहुत कुछ दे पाएँ, लेकिन वो करते हुए क्या हम उन्हें खुशी की जगह कभी और कुछ दे देते हैं? जैसे कभी कुछ ऐसा कह दिया या हम उन्हें समय नहीं दे पाए या वो एनर्जी, अटेंशन नहीं दे पाए, तो खुशी का कुछ ऑपोजिट ही हमने उन्हें दे दिया। तो क्योंकि अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली उन्हें मिलेगा, वो देने की हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल सीकिंग जब शुरू हुई कि हाँ ये मैं
ये मैं देना चाहती हूँ, तो ये भी समझ में आया कि पहले मुझे अपने आप को उन गुणों और शक्तियों से भरना है जो फिर औरों को ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो यहाँ से फिर वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे मैंने अपने आप को भी भरने का पूरा प्रयास किया जी। और फिर सेवा तो जैसे एक नेचुरल आउटकम था उस देने का। अच्छा, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है और क्या ये हमारी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव ला सकता है? जी, जैसे हम अगर करियर ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में जब क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ रहा है। डेबिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घट रहा है। तो एक ये होता है कि अच्छा पैसे जा रहे हैं, राइट। उसी तरह से हम सैलरी जो जॉब करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा मंथ के बिगनिंग में सैलरी क्रेडिट हो जाती है। तो सैलरी क्रेडिट होती है, हमें एक SMS आ जाता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट। हमने मैसेज देखा, हमें लगता है वाव, ओके, अब अब जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस हैं, हम कर पाएंगे। सो वो क्रेडिट हो रहा है बैंक अकाउंट में, ग्रोथ हो रही है। मंथ के एंड में हम एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे सारी सैलरी ख़त्म हो गई है, हमारे सारे एक्सपेंसेस, EMI ये सारा चला गया और अकाउंट में बहुत सारा डेबिट हो चुका है, शायद कुछ बचा नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं वेट करते हैं कि अच्छा फिर से क्रेडिट हो, है ना, मंथ के बिगनिंग में फिर से सैलरी आ जाए। अब ये हो गया फिनेंशियल बैंक अकाउंट में ग्रोथ। उसी तरह से हम सबका एक स्पिरिचुअल अकाउंट भी है ना। स्पिरिचुअल अकाउंट में ग्रोथ मीनिंग जहाँ पे हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस पॉजिटिव है तो उस अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। जहाँ पर जैसे ही हमने कोई नेगेटिव थॉट, वर्ड या एक्शन किया तो कहीं ना कहीं उसमें डेबिट हो रहा है। तो आज अगर हम आसपास देखें, कई बार लोगों को अपसेट होने के लिए, दुखी होने के लिए बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं चाहिए होता है। हम बैठे बैठे बिना किसी वजह से भी लो फील कर सकते हैं। अब ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि अकाउंट में, हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में बहुत डेबिट हो चुका है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का मीनिंग यही है कि कितना हमारे यहाँ पर मुझ आत्मा में इन गुणों और शक्तियों का क्रेडिट है। वो क्रेडिट है मीनिंग आई एम स्टेबल, आई एम कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी। ये है स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है और स्पिरिचुअल जो लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को आप कैसे बैलेंस करती हैं? जी, जैसे अगर हम एक व्हील देखेंगे ना, व्हील के अलग अलग स्पोक्स होते हैं और वो व्हील जो है वो सारा जो सेंटर पॉइंट है उससे वो इंटैक्ट होता है। जैसे वो सेंटर पॉइंट कहते हैं व्हील का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनाया जाता है क्योंकि वो सारे व्हील को कनेक्टेड रखता है। अब अगर हम हमारी लाइफ को भी देख लें, हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे करियर हो गया, फिनेंसेस हो गए, रिलेशनशिप्स हो गई, हेल्थ हो गई, हमारे सोशल सर्कल हो गया, ये सारे हमारे जीवन के लाइफ के वो स्पोक्स हैं। लेकिन इन सभी को बैलेंस करने के लिए जो एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है वो है हमारे लाइफ का वो सेंटर पॉइंट जो है मैं खुद। यदि मैं अपने इनर एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेती हूँ, अगर वो ठीक है, तो आप देखेंगे वो इनर एनर्जीज़ बैलेंस होने के कारण जो एनर्जी मुझसे रेडिएट हो रही है वो राइट है और वो एनर्जी उन सारे एस्पेक्ट्स को मिल रही है। जब सारे व्हील के एस्पेक्ट, सारे स्पोक्स को राइट एनर्जी मिल रही है तो ऑटोमेटिकली वो व्हील बैलेंस्ड वे में चलेगा। लेकिन अगर वो सेंटर पॉइंट ठीक नहीं है, अगर व्हील का सेंटर पॉइंट कोलैप्स हो जाता है तो पूरा व्हील कोलैप्स हो जाता है। आज हम देखते हैं ना रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ कितने, हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ, क्योंकि हम सबको ठीक करना चाहते हैं। ये ठीक हो जाए, रिलेशनशिप्स ठीक हो जाए, करियर ठीक हो जाए, हमारे सोशल सर्कल में कुछ ऊपर नीचे ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए। हम चाहते हैं ये सब कुछ है, लेकिन ये ऐसे हो गया जैसे एक पेड़ है और पेड़ के हर एक पत्ते को जाकर हम पानी दे रहे हैं। ये पत्ता अच्छे से फले फूले फलीभूत हो जाए, ये फल अच्छे से उग जाए। हम चाहते हैं कि हम ये सब ठीक होने के लिए हम एक एक पत्ते और एक एक फल को पानी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पानी तो वो रूट को देना है। अब वो रूट क्या है? मेरी इनर एनर्जीज़। अब ये इनर एनर्जीज़ क्या है? जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं, जो हर थॉट कोई ना कोई फीलिंग लेकर आता है। एक थॉट, जस्ट एक सिंपल थॉट, अभी यहाँ बैठे हुए भी कि एक थॉट हम क्रिएट करें, अच्छा थोड़ा डीले हो गया है,
आगे कोई और होंगे जो शायद वेट कर रहे होंगे। थॉट, फीलिंग कैसी आएगी, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग। जैसे दूसरा एक थॉट हमने क्रिएट किया, इट्स ओके वील मैनेज टाइम, सिचुएशन वही रही, थॉट चेंज हो गया। जैसे ही थॉट में शिफ्ट आया, हमारी एनर्जीज चेंज हो गई। हर थॉट जो है वो ब्रेन को टच करता है, ब्रेन वेव्स बनती हैं, और वो ब्रेन वेव्स जो हैं वो एनर्जी क्रिएट करती है, जिसे हम अपना ऑरा भी कहते हैं। सो कहीं ना कहीं जब वो इनर एनर्जीज बैलेंस्ड हैं, वो एनर्जी मेरे रिलेशनशिप्स को मिल रही है, मेरे करियर को मिल रही है, मेरी हेल्थ को मिल रही है, और ऑटोमेटिकली वो सारा बैलेंस हो जाता है। सो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू बैलेंस आवर ओन सेल्फ। हमारी इनर एनर्जीज़ को हम जितना बैलेंस कर पा रहे हैं, सब कुछ जैसे व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फुल टाइम, तो ऐसे होता था कि वीक डेज में 5 डेज जॉब रहती थी, और वीकेंड पे, क्योंकि जो प्रोग्राम्स में सेवाएं और भी करना चाहती थी वो वीकेंड्स पे होते थे, तो ऐसा होता था कि मैं अपनी फैमिली को बहुत कम समय दे पाती थी। जॉब भी है, सेवा भी है, ट्रैवल भी करना है, सब कुछ होता था, तो बहुत कम समय दे पाती थी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया कि हो सकता है मैं 2 दिन अपने फैमिली के साथ नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, लेकिन अगर मैंने 2 घंटे वो अटेंशन के साथ, आज सपोज हम 2 दिन अपने फैमिली के साथ है, लेकिन मेरा अटेंशन सारा कहीं और है, मैं अपनी थॉट्स में उलझी हुई हूँ, फ़ोन में हूँ, मैं मतलब बहुत अपसेट हूँ या उस स्टेट में हूँ, तो अगर मैं उनके साथ हूँ तो भी वो कनेक्ट नहीं फील कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अटेंशन हम उन्हें नहीं दे पा रहे। लेकिन उसी की जगह मैंने देखा, मैंने उन्हें 2 घंटे दिए, लेकिन वो 2 घंटे हमने एक फुल एनर्जी, अटेंशन, वो पूरा उनके लिए था, 100% उन्हें दे पाई। तो कहीं ना कहीं वो 2 घंटे भी बहुत फुलफिलिंग हो सकते हैं इन अ रिलेशनशिप या जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इनर एनर्जीज़ को बैलेंस करें, और ऑटोमेटिकली सब कुछ बाहर बैलेंस हो जाता है। सेल्फ एनलाइटमेंट कैसे करें? जी, देखिए, एनलाइटमेंट शब्द ही जब हम देखें तो इट्स समथिंग टू डू विथ लाइट, है ना। तो लाइट क्या है? इन गुणों और शक्तियों की लाइट, इनर लाइट की अवेयरनेस में रहना, एनलाइटमेंट है ना। ये इनर एनलाइटमेंट, इनर लाइट क्या है? बेसिकली आत्मा, मैं जो हूँ, है ना, सोल, रूह, आत्मा, जो भी नाम हम उसे दे दें, वो मैं जो हूँ, वो जो है वो जिन गुणों और शक्तियों से बनी है। आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, इन 7 गुणों से बनी है। तो ये 7 गुणों की जो लाइट है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ बैठे हैं, और सपोज जब मैंने एंटर किया, और जब मैंने एंटर किया यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, अंधेरा है, और मैंने जैसे ही देखा अंधेरा है, तो मैंने अपनी बैग खोली, उसमें से एक तलवार निकाली, और मैं अंधेरे से लड़ने लग गई। अगर मैंने ये किया तो आप क्या सोचते कि ये ठीक नहीं है ना, इनको ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अंधेरे से नहीं लड़ना है, लेकिन लाइट का स्विच ऑन करना है। अब ये लाइट का स्विच ऑन करना क्या है? वेरी सिंपली इन गुणों और शक्तियों की लाइट को ऑन करना। जैसे आत्मा का एक गुण है शांति। अगर हम चाहते हैं कि हम गुस्सा ना करें, या हम चाहते हैं कि अपसेट ना हो, तो कहीं ना कहीं हम उस पे काम ना करें, जैसे गुस्से पर काम ना करें, दुख पर काम ना करें, लेकिन हम इन गुणों और शक्तियों की लाइट को ऑन करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं हूँ ही शांत स्वरूप, आई एम अ हैप्पी बीइंग। जितना जितना हमने इन लाइट के स्विच को ऑन किया, जो सारी अज्ञानता है ना, एनलाइटमेंट का ऑपोजिट अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो अज्ञानता है, तो वो अज्ञानता के जो वश हम जो अनुभव करते हैं, उस पर काम करने की जगह हमने इन गुणों की लाइट को ऑन किया। और जितना जितना समय हम इन गुणों की लाइट में रहे, ऑटोमेटिकली हम उस एनलाइटेंड स्टेट में रहते हैं। तो ये है एक एनलाइटेंड स्टेट, जहाँ हम अपनी अवेयरनेस में और अपने उन गुणों और शक्तियों की अवेयरनेस में जी सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन की जो स्थितियाँ हैं वो कुदरत निर्धारित करती है? जी, देखिए, अगर कुदरत निर्धारित करती तो कुदरत कैसे डिटर्मिन करती कि ये इनके लिए ये करूं और इनके लिए कुछ अलग दूं, है ना। कहीं ना कहीं अगर देना होता, जैसे पिता भी है, फादर है, फादर अगर पिता के 3 बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे? कहेंगे कि अच्छा मेरे 3 बच्चे हैं ना, ये प्रॉपर्टी इन तीनों को इक्वल वे में हम डिवाइड करना चाहेंगे। उसी तरह से अगर कुदरत देती
तो कुदरत तो सबको ही दे देती, किसी को कम किसी को ज़्यादा क्यों, है ना। तो कहीं ना कहीं ये समझना कि हमारे जीवन में अभी जो कुछ भी है उसका आधार है हमारे पास्ट के कर्म, है ना। और पास्ट के कर्म मीनिंग भी क्या, कर्म को कई बार हम समझते हैं कि अच्छा जो एक्शन हम करते हैं ना वो हमारा कर्म है और वो कर्म पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। लेकिन एक इसको थोड़ा सा और हम गहराई से समझते हैं कि सपोज़ अब अगर मैं ऑफिस में हूँ और मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाने वाली हूँ और मैंने किसी से कहा अच्छा आप मेरी हेल्प कर देंगे, आप मेरा नेक्स्ट वीक का जो टास्क है वो आप मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अब आप बताइए ये एक्शन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। अगर उन्होंने कहा हाँ मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, आप भले छुट्टी पे जाइए, तो ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्शन है। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि हाँ उसके बाद ना मुझे छुट्टी पे जाना है या मुझे इनकी हेल्प चाहिए है और इसीलिए मैं इनकी हेल्प कर दूं, अब वो पॉजिटिव हुआ या न्यूट्रल हो गया? वो न्यूट्रल हो गया, राइट। सो कहीं ना कहीं ये समझना कि कर्म की जो फिलॉसफी है, इट्स नॉट ओनली द एक्शन, वो सिर्फ हमारे एक्शंस पे आधारित नहीं है, लेकिन उन एक्शंस के पीछे जो हमारा इंटेंट है, जो हमारे भाव हैं, वो भाव और भावनाएं भी हमारे कर्म के खाते में क्रेडिट या डेबिट करती हैं। तो एक एस्पेक्ट कर्म का है कि हमारा एक्शन जो है, दूसरा उसी का डीपर लेवल एस्पेक्ट है कि हमारी भाव और भावनाएं जो हैं वो हमारे कर्म को भी डिटर्मिन करती हैं। और इसी का तीसरा एस्पेक्ट है कि हमने जो कर्म किया, थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर जो भी हमने क्रिएट किया, इसका सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट है, वो भी हमारे कर्म के खाते में जमा या ना करता है। अभी एक क्वेश्चन, जैसे कई बार हम ये कहते हैं कि सामने वाले पर इम्पैक्ट, तो लोग कहते हैं अब सामने वाला तो कुछ भी सोच सकता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कर्म कैसे हुआ, ये तो उनका कर्म हुआ। तो जो स्पिरिचुअलिटी के आधार पे मैंने जो समझा, यदि हम राइट अवेयरनेस के साथ कोई एक्शन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। अगर मैं किसी को कोई करेक्शन दूं कि आपको ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस भाव से कह रही हूँ इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक करना जानते ही नहीं है, तो वो जो है वो एनर्जी जो है वो रिसीव करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ऊपर नीचे फिर होना शुरू होती है। तो वो इम्पैक्ट का नेगेटिव मेरे अकाउंट में भी जमा होता है। लेकिन यदि मैं एक बहुत अच्छे भाव के साथ, है ना, ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं, और उस भाव से, बस ये एक है जो आप ठीक कर सकते हैं, अगर उस भाव से कहती हूँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे सामने वाले पर उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आता है, वो उस चीज़ को करने में विलिंग होते हैं। तो ये है कर्म, जहाँ पे एक्शन, इंटेंट और इम्पैक्ट तीनों ही चीज़ें हमारे कर्म के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट या डेबिट कर रही हैं। अब ये हो गया कि हमारे पास्ट के जो कर्म हैं वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस को क्रिएट कर रही हैं, जो पास्ट की हमारी एनर्जीज़ रही हैं वो हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस को क्रिएट कर रही हैं। उसी तरह से हमारी प्रेजेंट की जो एनर्जीज़ हैं वो हमारे फ्यूचर के सिचुएशंस को क्रिएट कर रही हैं। तो ये समझना कि पॉइंट ऑफ पावर सदा ही प्रेजेंट मोमेंट में होता है। जो पास्ट में हुआ उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेजेंट में हमसे एनर्जीज जा रही हैं, यदि वो पावरफुल हैं, वो पीसफुल हैं, वो प्योर हैं, वो निस्वार्थ हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो राइट एनर्जीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि आगे हमारी जो सिचुएशंस क्रिएट होंगी वो सही हों। तो अभी तक बातें हुई आध्यात्मिक जर्नी की, लेकिन अब हम चलते हैं एक आध्यात्मिक जर्नी की ओर, जहाँ पे आप अपने आंखें बंद करके उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं मेडिटेशन के ज़रिए। जी। थोड़ा सा समय आपके अपने लिए, बाहर की सभी बातों से अपने मन के अटेंशन को हटाते हुए
आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर। धीरे से अपने मन के संकल्पों को ऑब्जर्व करें। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बस धीरे से उन संकल्पों को देखें, ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे जैसे ही आप अपने मन का अटेंशन अपने संकल्पों की तरफ लेकर जाते हैं, मन बहुत शांत, बहुत रिलैक्स होने लगता है। मन की उस स्थिरता, उस शांति को हम कुछ समय अनुभव करें। संकल्पों के बीच के उन गैप्स को ऑब्जर्व करें। और धीरे से हम एक संकल्प क्रिएट करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peaceful being। बहुत गहरी शांति को आप मन में अनुभव कर पा रहे हैं। अपने से पूछें, मैं कौन? कोई जवाब ना ढूंढें, बस एक अनुभव को क्रिएट करें कि ये शांत, सुकून से भरपूर यही तो मैं हूँ। उस शांति, सुकून को बस कुछ पल हम और अनुभव करें। महसूस करें मन की वो गहरी शांति आपके चारों ओर फैल रही है।
आपका सारा बॉडी उन पीसफुल वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहा है। आपका हर एक ऑर्गन, हर एक सेल शांति की शक्ति से भरपूर होते जा रहा है और फैलते हुए आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में और लोग सब उस शांति की शक्ति को अनुभव कर पा रहे हैं। इस स्थिति से मैं अपनी इनर एनर्जीज़ को, मेरे संकल्प, मेरी भावनाओं को बहुत सुंदर रीति से बैलेंस करते हुए वही बैलेंस्ड एनर्जी मेरे जीवन के हर एस्पेक्ट पर भी प्रभाव डाल रही है। तो आज इस अनुभव के आधार पे मैंने स्वयं के लिए सही एनर्जीज, सही परिस्थितियों को निर्माण करने का संकल्प किया। वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। ओम शांति। तो इस तरह से हम थोड़ा सा समय है ना अपने उस इनर वर्ल्ड को जो है उसे शांति, खुशी, शक्तियों से भरपूर करें और देखें जीवन में कैसे मैजिक हो जाता है ना। तो ये मेरा अनुभव रहा आध्यात्मिकता का, जिससे प्रोफेशनली और हर तरीके से मैंने देखा कि बहुत हेल्प मिलती है। और मैं उम्मीद करूँगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उन्हें भी इन बातों से अपने जीवन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी खुशी ज़रूर अनुभव होगी। थैंक यू सो मच। आज का जो इतना अच्छा पॉडकास्ट अभी तक मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, जो रिलैक्स कर दिया पूरे माहौल को, पूरे एटमॉस्फेयर को, और जो एक वाइब यहाँ पे बन गई है पॉजिटिव, बहुत अमेजिंग है, वो बहुत सुकून वाली है। थैंक यू सो मच आपका हमारे रेडियो अड्डा पे आने के लिए, और थैंक यू सो मच। फिर हम एक नए सेशन में जल्दी मिलेंगे जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।